गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं लेकर आई हूँ नवोदय का सैम्पल पेपर 3 सीरीज़ में सैम्पल पेपर 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में आपने सेम फिगर निकालनी है, ठीक है। अब ये जो एफ है, देखो यहाँ रिवर्स है, यहाँ पर ये उल्टा है, यहाँ उल्टा है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ इस प्रकार से फिगर दे रखी है। देखिए यहाँ एस उल्टा है, यहाँ पर एस तो ठीक है, बट ए और ये वाला ए और ये वाला ए दोनों उल्टे हैं, ये भी ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया। यहाँ दोनों ए उल्टे हैं, हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर अगर मैं देखती हूँ तो मेरा सही उत्तर है जो इससे मैच कर रहा है वो है ऑप्शन सी। आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे इसका सही उत्तर मिल रहा है ये वाला। देखिए ध्यान से, दोनों आंखें ब्लैक हैं, ये भी नहीं है। देखो इसका स्माइल ऐसे होनी चाहिए थी, ये उल्टी स्माइल है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 में क्या करना है, आपने पैटर्न को देखना है और जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन आपने इस फिगर का यहाँ से बनाना है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखिए एक बार जो है वो कम हो रहा है, तो यहाँ पर एक बार कम हो गया, तो हमारा एक बार कम किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, बाकी तीनों में नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ ए का रिलेशन सी के साथ है, यानी एक लेटर छोड़ दिया है। एफ का रिलेशन किसके साथ होगा, जी को छोड़ देंगे तो हमारा रिलेशन आ जाएगा एच के साथ, तो एच सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए 4 जो लाइन सेगमेंट है उससे 3 लाइन सेगमेंट हुए हैं और कलर हुआ है, तो यहाँ पर 5 लाइन सेगमेंट है क्योंकि पेंटागन है, उससे 4 सेगमेंट होंगे और कलर नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कलर हुआ है तो यहाँ ऑलरेडी कलर है, तो यहाँ कलर नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट चॉइस आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 8 पर। यहाँ देखिए 3 सर्कल है और तीनों सर्कल को अपोजिट कर दिया है और जो कलर है वो नेक्स्ट सर्कल पे चला गया है, तो ये वाला रिलेशन करना है हमने। तो यहाँ पर रेक्टेंगल है, फिर देन कलर्ड है, तो हमारा कलर दूसरे नंबर पर आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा राइट चॉइस होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 12 में क्या करना है, हमने इस जो मिसिंग पार्ट है उसको हमने ऑप्शन से भरना है। तो अगर मैं इसका बनाऊँ ऐसे तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा सी पार्ट, क्योंकि ये देखो ये पार्ट छोटा है, ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, ये भी छोटा लग रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें भी हम इसे इस प्रकार से बना देंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी पोर्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत आसान है, कलर्ड करना है और 2 सर्कल है और यहाँ पर लाइन है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा आपका ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं 12 पर, इसे भी हम पूरा करते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से रेक्टेंगल बन जाएगा और 2 लाइंस आ जाएंगी आपके ऊपर, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ऑड वन आउट निकालना है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है रिलेशन इसमें। यहाँ पर है जो रेक्टेंगल है उसके अंदर ट्राइंगल है, फिर रेक्टेंगल है और ट्राइंगल है, यानी जो ये वाली फिगर है और अंदर वाली फिगर सेम होनी चाहिए, है ना। ये फिगर और अंदर की फिगर सेम है, ये फिगर और अंदर की फिगर सेम है, तो हमारा रूल्ड आउट क्या हो रहा है, सी, क्योंकि इसमें दोनों ही फिगर अंदर की रेक्टेंगल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14th में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए कैपिटल ए और यहाँ पर स्मॉल ए, तीनों जगह ए आगे है और यहाँ पर बी आगे है, तो ये रूल्ड आउट हो जाता है, इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम 15th की बात करते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे नीचे वाले बेस में ये लेफ्ट में ब्लैक है, लेफ्ट में ब्लैक है, लेफ्ट में ब्लैक है और यहाँ सिर्फ राइट में है, तो ऑप्शन सी जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, ये 5 नंबर है, हिंदी की गिनती में इसे हम 5 इस तरह से लिखा जाता है, ये भी रोमन नंबर में 5 है, ये हिंदी की गिनती का 4 नंबर है, तो हम इसे रूल्ड आउट कर देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं 17, 18, 19, 20 हमारे मिरर इमेज के क्वेश्चंस हैं। तो मिरर इमेज में आपको पता है लेफ्ट पोर्शन राइट हो जाता है, राइट पोर्शन लेफ्ट हो जाता है, तो ये वाला जो निशान है वो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इस तरफ और ये चला जाएगा इस तरफ, ठीक है।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। 18 की बात करूं तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एफ, जो है वो उल्टा हो जाएगा और ए राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा डी। 19 की बात करूं तो इसमें क्या होगा बेटा? क्योंकि इसमें ऊपर नीचे नहीं होता है ना, लेफ्ट एंड राइट होता, तो हमारा शीशे में दिखने पर यही रहेगा। बट क्या होगा अगर मेरा मिरर यहाँ हो? अगर मेरा मिरर यहाँ होगा तो मेरा ये ऑप्शन आएगा। उल्टा हो जाती है ना उसमें फिगर, ऊपर की नीचे हो जाती है, नीचे की ऊपर हो जाती है। नेक्स्ट हम फिगर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाटर इमेज को दिखा रहा है, क्योंकि वाटर इमेज भी ऐसे ही बनती है, इसमें मिरर नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर ऊपर की जो फिगर हो जाएगी वो नीचे चली जाएगी, नीचे वाली फिगर ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। अच्छा, क्या होगा अगर मिरर इस तरफ होगा? इसका मिरर अगर इस तरफ होगा तो ये वाली जो फिगर है वो राइट हैंड साइड पे चली जाएगी और ये लेफ्ट में आ जाएगी, तो तब ऑप्शन बी होगा हमारा राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का। अब यहाँ से लेके आपको कंप्लीट करनी है 24 तक फिगर, तो अगर मैं इसको कंप्लीट करती हूँ तो मेरा सही ऑप्शन आता है ये वाला। 22 की बात करूँ तो अगर मैं इसे कंप्लीट करती हूँ तो मेरा ऑप्शन आता है बी। ये क्यों नहीं आएगा? ये ओवल फिगर ज़्यादा है, ये भी सूट नहीं कर रही है, इसका पोर्शन कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23 की। चलिए हम इसे ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद मुझे कैसी फिगर मिल रही है? देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से ध्यान रखना पड़ेगा। सीढ़ियाँ किसमें 2 हैं, इसमें तो ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, तो ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 की। मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ, तो मेरा पोर्शन बहुत पतला आ रहा है, तो ये दोनों तो रूल्ड आउट हो जाते हैं, है ना। अब रह जाता है ये। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये एक ऐसे निशान बन रहा है, जबकि इस फिगर में ऐसा कुछ नहीं है, जबकि ये ऊपर है, तो मेरा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट में हमें एम्बेडेड फिगर ढूंढनी है। ये फिगर कहाँ बन रही है? अगर मैं देखूँ तो ये फिगर यहाँ तो नहीं बन रही है, यहाँ भी ये नहीं बनती दिखाई दे रही है मुझे ये यहाँ पर दिख रही है। देखो ऐसे 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 और उसके बाद ऐसे, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। 26 की बात करूँ तो मुझे फिगर मिल रही है ये डी में। कैसे? देखो ऐसे ऐसे और उसके बाद ऐसे, और ये आपको दिख रहा है ऐसे, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट चॉइस होगा। 27 की मैं बात करती हूँ तो मुझे टी जो है वो नीचे से ट्रायंगुलर शेप में चाहिए, तो यहाँ देखेंगे तो ये सपाट है, ये देखो ये वाला हिस्सा है, जबकि हमें कैसा चाहिए? टी ऐसे चाहिए, ठीक है, तो एक इसमें बनता है टी, बट इसके कॉर्नर जो है वो कम छोटे कम लग रहे हैं। मुझे ये उत्तर सही लग रहा है ऑप्शन डी, ठीक है, यहाँ तो है ही नहीं। और दूसरी बात, ये बीच में से स्क्वायर सा बना हुआ, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं 28 पर। अब यहाँ हम देखते हैं तो जेड फिगर यहाँ नहीं बन रही है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता, तो हम इसे यहाँ देखते हैं, इसे बन रही है, ऐसे बन रही है, ऐसे और ऐसे बनती है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। 29 वाला हमारा पंचिंग के क्वेश्चन हैं। पेपर फोल्ड किया हुआ है, फिर अगेन फोल्ड किया है ये, तो जब हम इस खोलेंगे पैटर्न को तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, फिर इस साइड से भी ऐसे आ जाएगा, और हमारा आ जाएगा ऐसे और ऐसे, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 30th क्वेश्चन की। पेपर को ऐसे फोल्ड किया है, फिर ऐसे फोल्ड किया है और इस प्रकार से किया, तो जब मैं इसको खोलूंगी ना तो ये इस प्रकार से आएगा, देखो ऐसे और ऐसे, और यही फिगर ऐसे भी बन जाएगी और ये यहाँ पर भी आ जाएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। 31 की बात करूँ तो यहाँ ऐसे खोला है, तो जब हम इस पेपर को खोलेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये फिगर ऊपर भी आएगी, इधर भी आएगी और इस तरफ भी आएगी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर ना पेपर को एक अलग तरीके से फोल्ड किया हुआ है, लंबाई में नहीं किया हुआ, डायगनली फोल्ड किया हुआ है, तो ये बहुत ध्यान रखना है आपने। यहाँ ऐसे फोल्ड किया हुआ है, फिर उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसको खोलेंगे ना तो ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन यहाँ भी आएगा, ये डिज़ाइन यहाँ भी आएगा, और ये डिज़ाइन ऐसे आएगा और ये डिज़ाइन ऐसे आएगा, और ये जो है हर जगह से आपको कटे हुए दिख जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन कौन सा आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, क्योंकि देखो इसके चारों कोने कटे हुए हैं और ये पोर्शन भी आपको कटा हुआ यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगले जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? पैटर्न को फॉलो करना है।
एक तीर है, 2 तीर है रिवर्स में, 3 तीर है सीधे यानी राइट हैंड साइड पे जाते हुए। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 4 तीर आ जाएंगे बट रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएंगे आपके। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। अगर मैं 34 की बात करती हूँ तो सर्कल में पहला आधा काला है, दूसरे में जो नेक्स्ट पार्ट है उसका हाफ जो है वो ब्लैक किया हुआ है। सेकंड पोर्शन इसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज़ आ रही है उसमें लेफ्ट में ब्लैक कलर है, तो अगली सीरीज़ में क्या होगा, राइट में ब्लैक कलर होगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। 35 में एरो देखो, ये जो एरो है वो ये आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो हमें ज्योमेट्री भी ध्यान रखनी है। ये हमारा राइट एंगल होता है और राइट एंगल के बिल्कुल बीच में ये 45 डिग्री का कोण है। तो आप देख रहे होंगे कि अगर मैंने पहले ऐसे डाला है तो अब ये 45 डिग्री एंगल पर मुड़ गया है। तो नेक्स्ट तो उसके बाद ये ऐसे आ गया है सीधा, फिर ये 45 डिग्री पर यूँ आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 36 की। 2 है, 4 है, 6 है और उसके बाद हमारा आएगा 8। तो हमारा 8 कहाँ पर आ रहा है, इस साइड पर आ रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमने एम्बेडेड फिगर को देखना है कि ये कहाँ बन सकती है। तो अगर मैं बात करूँ 37 की, तो ये है, अगर मैं चारों कोनों को जोड़ूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑप्शन ये देखिए, ये मुझे रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ये देखो, ये कुछ ऐसे बन जाएंगे तीनों। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है सर्कल। तो मेरा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। अब मैं इन सबको जोड़ देती हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, देखो ये देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो 2 ऐसी रेखाएं हैं जिनकी लंबाई सेम है, 2 ऐसी हैं जो जिनकी चौड़ाई सेम है। तो इससे पता चलता है हमें एक रेक्टेंगल या आयत फिगर मिलेगी और एक उसकी रेखा सबसे लंबी है जो डायगोनल हो सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों तो रूल्ड आउट हो जाते हैं। यहाँ जो रेखा है इस रेखा से मैच नहीं कर रही है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट चॉइस होगा। अब हम बात करते हैं अंक गणित परीक्षण की, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एक दुकानदार जो है वो 15 वस्तुएं बेचने पर प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 16 रुपए का लाभ कमाता है, यानी 15 वस्तुएं बेचता है 16 रुपए प्रति दर के हिसाब से। तो यदि एक वस्तु और बेचने पर उसके प्रत्येक वस्तु के हिसाब से उसको 17 रुपए का लाभ होता है, तो अंतिम वस्तु पर उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, ये निकालना हमने। तो हमें ये पता है कि एक वस्तु पर लाभ जो है वो 16 रुपए हुआ, तो 15 वस्तुओं पर हो जाएगा हमारा लाभ 16 गुणा 15, यानी कि हमारा आ जाएगा 240 रुपये। ठीक है। अब वो जब उसके अंदर एक चीज़ और ऐड करता है, यानी 16 को बेचता है, जब वो 16वीं वस्तु को बेचता है तो उसको कुल लाभ कितना हो जाएगा, तो ये हो गई 16 और वो 17 रुपये का लाभ होता है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन में आ रहा है। तो 16 को 17 से हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 272 रुपये। ठीक है। तो पहले उसको लाभ हुआ था 240, अब उसको लाभ हो रहा है 272 रुपये। ठीक है, अगर वो बेचता है तो हम उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं और इसका जो डिफरेंस आता है आपका आता है 32 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाएगा, उसे अंतिम वस्तु पर उसको 32 रुपये का फायदा होगा। नेक्स्ट है अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो यहाँ देखो 12, 21, 21, यहाँ तो छोटा और बड़ा है तो ये रूल्ड आउट हो जाता है। फिर हम अगले पर आते हैं 12, 12, 21, 21, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें छोटा आगे लगा हुआ है। 12, 21 ये भी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं 21.4, 21.22, 12.21 और 12.120। अगर ना समझ आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे ये कौन से प्लेस पर है, 10वें, 100वें और 1000वें पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 21.400 और यहाँ पे हो जाएगा 21.220 और उसके बाद 12.210 और लास्ट वाला हो जाएगा जो ऑलरेडी डेसिमल के 3rd प्लेस तक है। तो यहाँ से हम आसानी से देखकर बता सकते हैं कि ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 47, 53 और 65 को अगर भाग दे दें तो हर एक के अंदर शेष बचे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, यहाँ 47 लिखना है, यहाँ 53 लिखना है और 65 लिखना है और इन तीनों में से ही हमने 5 को घटा देना है। तो हमें आंसर मिलेगा 42, 48 और 60। अब हमने क्या करना है, इनका HCF निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, 42 को हम डिवीज़र बना लेते हैं और इसको बनाएंगे डिविडेंड। तो 42 एकम 42, मैं तुम्हें HCF निकालने का आसान तरीका बता रही हूँ। और उसके बाद हम 42 को करते हैं
तो ये हमारा आ जाता है 6, और 6 60 से भी डिवाइड होता है, तो हमारा जो 6 है वो हमारा आएगा, तो वो हमारा होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 में 2.25 को सरलतम रूप लिखना है। सरलतम का मतलब ये होता है कि हमको उसको लोएस्ट टर्म में लिखना है। डेसिमल को हटाते हैं, 100 लगाते हैं, काटते हैं तो ये आ जाएगा 45 और 20, फिर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 9/4। तो हमारा बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21, 49 और 91 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? ऐसे फैक्टर्स जो कि तीनों के पहाड़े में आए। अगर मैं 21 की बात करूं तो वो होगा 1, 7, 3, 2 और 1। 49 किसके पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े में आएगा, 7 के पहाड़े में आएगा, 49 खुद के पहाड़े में भी आएगा। 91 जो है वो 1, 7, 13 और 91 के पहाड़े में आएगा। और अगर कॉमन मल्टीपल की बात करूं तो 1 तो सब में कॉमन है ही, और दूसरा जो कॉमन है वो है 7। ठीक है, तो इसके मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल कितने हो जाएंगे? 1 और 7 मिलाकर हो गए 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.25 से 5.25 के बीच में दीवार की घड़ी पर मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर से कितनी बार गुजरेगी? बेटा हमें पता है जब 1 घंटा गुजरता है तो जो मिनट की सुई है वो 12 से होती हुई वापस 12 पर आती है, यानी 1 चक्कर लगा लेती है 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो यहाँ कितने घंटे का फर्क आ रहा है? 4 घंटे का आ रहा है, तो 4 बार गुजरेगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर एक आकृति दी गई है, उसके परिमाप को बिना बढ़ाए उसके क्षेत्रफल में अधिकतम कितनी वृद्धि की जा सकती है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं। इसका एरिया कितना निकालेंगे? ये हो जाएगा 6, और क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 6 6 36 और 9 3 27। ठीक है, तो आपका 63 एरिया है। ठीक है, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया, बट आपको एरिया उसको बढ़ाना है। ठीक है, बट आपको परिमाप सेम रखना है। अब परिमाप कितना है? 6 9 9 3 और ये हो गया 3 और 6, इसका टोटल आ गया आपका 36। तो परिमाप होता है 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ बराबर है 36। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? लेंथ और ब्रेड्थ को कॉमन रख लेते हैं, 2 को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर 36 लिख देते हैं। अब हम 2 को नीचे ले जाते हैं तो ये कितना आ गया? 18। यानी कि मुझे लेंथ और ब्रेड्थ ऐसी लेनी है, लेंथ और ब्रेड्थ ऐसी लेनी है जिनका जोड़ 18 है। अब हम 18 के फैक्टर्स देखते हैं। 18 कब आता है? या तो 1 और 18 को गुणा करने पर आता है, या 3 6 18 आता है, या 6 3 18 आता है, और 9 दूनी 18 आता है। तो हम नंबर लेते हैं, सपोज हम नंबर लेते हैं 2, 2 जमा 2 करके 18 नहीं आता, बट अगर मैं 9 लेती हूँ तो 9 अगर मैं लेंथ लेती हूँ, 9 ही ब्रेड्थ लेती हूँ, यानी एक प्रकार का स्क्वायर का निर्माण करती हूँ, तो मेरा पेरीमीटर 18 आ जाता है ना। 9 + 9 = 18। यहाँ तक हो गया। तो अगर मेरी 9 लेंथ है, 9 ही ब्रेड्थ है, तो मेरा एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ, स्क्वायर बन गया ना, तो ये हो जाएगा 81। और पहले मेरा एरिया आ रहा था 63, तो इसमें से उसको मैं माइनस कर देती हूँ, तो आंसर क्या आएगा? 18। तो मेरा 18 वर्ग सेंटीमीटर एरिया जो है वो बढ़ गया। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। 48 है कि यदि दो संख्याओं का योग 197 है। सपोज संख्याएं क्या है? x और y है, और इनका जो जोड़ है वो 197 है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहते हैं? उन दोनों का अंतर, यानी x और -y है, उनका अंतर कितना है? 25 है। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ x और x जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, और +y से -y कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 197 + 25। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया 222 आ गया। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x को इसको 2 को नीचे ले जाएंगे, तो हमारी पहली संख्या आ गई 111। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? x की वैल्यू में 111 पुट कर देते हैं, प्लस y लिख देते हैं, और यहाँ लिखते हैं 197। तो y बराबर हो जाएगा 197 - 111। तो 6 में 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, और ये हमारी संख्या आ गई 86। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 86, और बड़ी संख्या है 111। नेक्स्ट है, यदि हम 2 विषम संख्याओं का योग करते हैं तो क्या होता है? देखो, हम कोई भी ऑड नंबर्स ले लेते हैं, जैसे 3 लिया और 7 लिया, इनको अगर हम योग करते हैं तो इवन नंबर आता है। हम कोई और नंबर भी ले सकते हैं, 5 और 15 भी ले सकते हैं। ये देखो 20 आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें यह पता चला कि जब हम 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 7 आदमी है और 12 दिन है, तो उसी काम को करना है, तो यहाँ = का निशान आ जाएगा। तो 4 दिन है और कितने आदमी है? ठीक है, मैन कितने लगेंगे? बस 3 चीजें दे रखी हैं, m की वैल्यू निकालनी है। m को इधर ले आओ, 4 × 12, 7 × 21, आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 3 2 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, इनका एलसीएम ले लो, 7 का, 3 का और 2 का। ये तीनों ही प्राइम नंबर है। 7 × 21, 21 × 2 = 42, एलसीएम आ जाएगा आपका 42।
क्योंकि जब भी प्राइम नंबर दे होते हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू विल गेट योर एलसीएम। अब 42 है, उसको हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 84। 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका 126। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी। तो सबसे पहला अंक तो यही है 3 अंकों का, और उसकी सबसे छोटी संख्या की इकाई के स्थान पर क्या है 6, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है लगाएंगे बोर्ड मास का रूल, 4 3 12, 12 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 6, 6 और 6 12, 12 में से 1 गया 11, आंसर आ गया 11। नेक्स्ट है त्रिभुज के 2 कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण निकालने के लिए 180 में से इन दोनों का योग कर लेते हैं। 9 4 13 चलो 140 आ गया, तो 40 डिग्री का तीसरा कोण होगा। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर निकालने हैं, तो मिली सबसे छोटा होता है, मिली से बड़ा होता है सेंटी, सेंटी से बड़ा होता है डेसी, डेसी से बड़ा होता है मीटर, मीटर से बड़ा होता है डेका, डेका से बड़ा होता है हेक्टो, हेक्टो से बड़ा होता है किलो। ठीक है, अब किलोमीटर में सेंटीमीटर देखने हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं किलोमीटर तो बैठा यहाँ और सेंटीमीटर बैठा यहाँ, तो जितने की जंप हम नीचे की मारेंगे 10 से गुणा करेंगे, 1 10, 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 हो गया। फिर मीटर पर आएंगे एक और 10, क्योंकि आपको पता है किलोमीटर में मीटर जो होते हैं 1000 होते हैं। अब उसके बाद डेसी में आएंगे, 1000 हो गया, 10,000 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ आएंगे तो आपका आ गया 1 लाख, तो 1 लाख सेंटीमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 100 अंकों की एक परीक्षा है जिसमें 5 बच्चों द्वारा प्राप्त अंक है। तो प्रश्न है कि आलोक के जो नंबर है वो रजत के प्राप्तांक से कितना गुना। तो पहले तो मैं आलोक के नंबर देखती हूँ कितने हैं, 50 है भाई, और रजत के कितने हैं देखो 20 है। तो आलोक के ऊपर रखो, रजत के नीचे रखो, डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 2.5 गुना, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/8 और 1/8 का डेसिमल रूप दोनों को ऐड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक इसको भाग कर लेते हैं, तो हमारा डेसिमल आ जाएगा 0.125, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 7 से ले 2 4 और 1 5, 2 1 2, 0.25 आया, तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, हमने क्या करना है, 200 का की जगह गुणा का निशान लगाना है, और 2.5 का डेसिमल हटा देंगे तो 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गई। ठीक है, और 2 चौक 8, ये हो गया 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 25 पंजे 125 आ गया आंसर, डिवाइडेड बाय 2 डेसिमल में निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 62.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रलेख में एक फल विक्रेता द्वारा 4 दिन में बेचे गए केला, जो एक केला है ना वो 15 दर्जन को दिखा रहा है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कितने दर्जन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है, और ये 15 दर्जन को दिखा रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हम गुणा कर लेते हैं 15 से, तो हमें मिल जाएगा 270 दर्जन। ठीक है, 270 दर्जन उसने केले बेचे हैं, और उसके पास 25 दर्जन अभी पड़े हैं। ठीक है, तो उसने पूछा है कि उसको स्टार्टिंग में कितने केले थे, तो हम इसको जोड़ देते हैं, 295 आ गया, तो आंसर आ गया 295 दर्जन। अब क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 1/4 भाग और 1/5 भाग का अंतर जो है वो 5 है। संख्या मान लिया x है, तो 1/4 भाग क्या हो जाएगा, 1/4x माइनस 1/5x। क्यों, क्योंकि उसमें अंतर पूछा उसने, और अंतर आ रहा है 5। क्या करना है, एलसीएम ले लोगे, तो इन दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है, तो आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 5x और माइनस 4x बराबर है 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x/20 बराबर है 5, तो 20 को इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, x जो है वो आ जाएगी 100। नेक्स्ट है तो अब हमने राउंड ऑफ वाला क्वेश्चन करना है, तो हमारी संख्या है ये। तो जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, निकटम 100 में जब करना होता है 100 टेंस को देखते हैं, तो ये अगर 50 से ज़्यादा होता है तो हम 100 प्लेस पर 1 कर देते हैं, +1। तो ये 49 पे तो पहले बैठा 1 हो गया, तो ये हो गया 5000। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं, ये है 9444। अब इसका भी राउंड ऑफ करना है, तो 44 है, ये 50 से कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ, गांधी जयंती के 150वें वर्ष पर गांधी जी पर 2 सचित्र किताबें छपी हैं। पहली का नाम था बापू की पाती और दूसरी का नाम है एकता मोहन। इन दोनों के लेखक जो थे वो थे श्री सोपान जोशी, और किताब पर चित्रांकन यानी चित्र बनाने का काम किया था सोमेश कुमार ने। इसे ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर में प्रकाशित किया गया। अब गांधी जी पर पूर्व प्रकाशित किताबों से ये दोनों किताबें अपनी तरह से अनूठी थी, यानी अलग थी। एकता मोहन जो है उसमें 40 छोटे छोटे अध्याय हैं, और सभी के शीर्षक में गांधी जी के अलग अलग संदेश छुपे हुए हैं। जबकि दूसरी पुस्तक जो बापू की पाती है उसमें बापू के जीवन वृत्तांत, विचार, सिद्धांत और जीवन प्रसंगों का संग्रह है। अब क्वेश्चन है, दोनों किताबों में से चित्रांकन किसने किया था, चित्रांकन किया था, नाम था उनका सोपान जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रकाशित करने का अर्थ क्या होता है, प्रकाशित करने का होता है किताबों को छपवाकर बेचना और बांटना। नेक्स्ट है गांधी जी के जो सिद्धांत है वो किस किताब से थे, ये थे बापू की पाती। नेक्स्ट है एकता मोहन, किताबों के अध्याय में क्या छिपे हुए हैं, गांधी जी के सिद्धांत। नेक्स्ट है
विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? विद्याजमालय, यानी विद्या का स्थान, विद्या का घर। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। दूध में थोड़ा दही डालते हैं तो पूरा दूध धीरे धीरे दही बन जाता है। इस प्रकार अधिक दिनों तक रखे फल सब्जियां सड़ जाते हैं। कभी कभी हम अचानक बीमार हो जाते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे पेड़ पौधे, हाथी, मनुष्य, मछली, पक्षी और चींटी, ये सभी हमें आंखों से दिखाई देते हैं। इन्हें हम बड़े जीव यानी मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम खाली आंखों से देख नहीं सकते। ऐसे जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इन्हें सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यही सूक्ष्म जीव दूध को दही में बदलने का, पदार्थों को सड़ाने का और हमारे बीमार होने का कारण भी है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। फल सब्जी क्यों सड़ जाते हैं? ये सड़ जाते हैं सूक्ष्म जीवों के कारण। और जीव जगत का अर्थ क्या होता है? जीव क्वेश्चन है, जीव जगत का क्या अर्थ है? जीव जगत का अर्थ होता है बेटा पेड़ पौधे और सभी जीव, चाहे वो मैक्रो जीव हो चाहे वो माइक्रो जीव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव किसे कहते हैं? माइक्रो कौन से होते हैं? जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो इसका दूसरा नाम हो गया सूक्ष्म जीवों को। फिर सूक्ष्मदर्शी किसे देखने के लिए होता है? ये जो होता है ये बेटा छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए होता है। ना तो ये बड़ी वस्तुओं को देखने के लिए होता है, ना पास की वस्तुओं को, ना दूर की वस्तुओं को। तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कई बार तीनों में से कोई उत्तर सही ना हो। मैक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे देख सकते हैं? हम नंगी आंखों से, क्योंकि ये मैक्रो है शब्द। देखो, दो शब्द होते हैं, मैक्रो और एक शब्द होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो होते हैं बड़े। तो मैक्रो को तो हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, जैसे हम अपने पेड़ पौधों को देखते हैं, फिश को देखते हैं, डॉल्फिन को देखते हैं, व्हेल को देखते हैं, पेंगुइन को देखते हैं। ठीक है। माइक्रो क्या होते हैं? बैक्टीरिया है, वायरस है और प्रोटोजोआज हैं, जो तुम आगे पढ़ोगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं अनुच्छेद 3 पर, क्योंकि आपके 4 अनुच्छेद आएंगे। आपने सागरों के बारे में पढ़ा या सुना होगा। ऐसा एक सागर है मृत सागर, जो कई विशेषताओं के कारण अजूबा माना जाता है। ये एशिया महाद्वीप के इजराइल और जॉर्डन देशों के बीच में स्थित है। आप सोच रहे होंगे इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है? दरअसल इसका पानी बहुत खारा होता है। 1 किलो पानी में लगभग 20 ग्राम नमक होता है। पोटाश, ब्रोमाइड, मैग्नीशियम, जिंक और सल्फर जैसे खनिज लवण काफी मात्रा में होने के कारण ना तो ये पीने लायक होता है, ना ही इसमें मौजूद नमक का उपयोग किया जा सकता है। नमक की सघनता होने की वजह से मछली और दूसरे जलीय जीव इसके पानी में जीवित नहीं रह सकते। जलीय पौधे भी इसमें नहीं पनप सकते। यही कारण इसे मृत सागर नाम दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा मृत सागर किस महाद्वीप में है? ये जॉर्डन में है ना। जॉर्डन कहाँ पर है? एशिया में बेटा। इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी जलीय जीव यानी जीवन की उपस्थिति नहीं होती, इसलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। अनुच्छेद के अनुसार इस सागर के जल में कितने प्रतिशत? देखो, यहाँ सवाल प्रतिशत में पूछा गया है, जबकि उसने मात्रा दे रखी है कि 200 ग्राम है 1 किलो जल में। ठीक है, 1 किलो जल में 200 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत निकालने के लिए हम ये आपका पानी का वेट है और ये है आपका नमक का वेट। नमक कितना है? 200 ग्राम है ना। तो इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं। 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, तो आंसर आ गया 20% आपका सही उत्तर। नेक्स्ट है, मछली को जीवित रहने के लिए किस प्रकार के जल की आवश्यकता होती है? आंसर है साफ जल। इसका पानी बहुत खारा होता है। इस वाक्य में खारा क्या है? खारा जो है वो पानी की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया विशेषण। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 4। विभिन्न फसलों को उगाने के लिए अलग अलग मौसम होते हैं। फसलों की बढ़ोतरी और पैदावार को मिट्टी, वर्षा, प्रकाश, ताप आदि प्रभावित करता है। मौसम के आधार पर फसलें अलग अलग होती हैं। जैसे मैं अगर खरीफ फसल की बात करूं तो इसे मानसून या वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं। ये जून जुलाई में लगाई जाती है और कटाई अक्टूबर तक हो जाती है, नवंबर तक। कौन सी फसलें आती है खरीफ में? धान, मक्का, मूंग, उड़द, ज्वार, गन्ना और कपास। दूसरी होती है रबी की फसल। इसे हम शीत ऋतु की फसल कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और कटाई जो है मार्च अप्रैल बसंत में की जाती है। इसकी फसलें 3 या 4 ही होती हैं, जो होती हैं गेहूं, चना, मटर और सरसों। तीसरी होती है जायद की फसल। ये बेटा वो फसल है जिसे फरवरी में बोया जाता है और इसकी कटाई मार्च से मई में होती है, और ये वो होती है जो हम गर्मियों में खाते हैं। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, मूंगफली और सूरजमुखी। अब हम प्रश्न उत्तर पे आ रहे हैं। फसलों की बढ़ोतरी और उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? ये होते हैं मिट्टी, वर्षा, प्रकाश और ताप। अगला है, मौसम के अनुसार फसलें कितनी प्रकार की होती हैं? 3 होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। नेक्स्ट है, रबी की फसल को किस महीने में बोया जाता है? रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है। जायद की फसल कौन सी होगी? देखो, कपास और गन्ना, ये तो आपकी आ गई उसकी फसल, खरीफ की फसल। गेहूं रबी की फसल है, सूरजमुखी जो है वो जायद की फसल है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पैदावार शब्द का पर्यायवाची क्या है? पैदावार का मतलब होता है उत्पादन। तो इस प्रकार से आपका नेक्स्ट सैंपल पेपर है, इसका सोल्यूशन भी पूरा हुआ। बच्चों, इस क्वेश्चंस को ध्यान से कर लेना, देख लेना, जो ना आए उन्हें अपनी कॉपी में उतार लेना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें मैं कुछ और सैंपल पेपर लेकर आऊंगी सोल्यूशन के साथ।